दोस्तों, क्या इंसानी दिमाग की एक डिजिटल कॉपी कंप्यूटर के ऊपर बनाई जा सकती है? स्टीफन हॉकिंग साहब के बड़े ही प्रिय मित्र रोजर पेनरोज क्लेम किया था कि एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर हमारा दिमाग क्वांटम रूल्स को यूज करता है। इंसान का जो दिमाग है उसका टोटल वॉल्यूम जो है दोस्तों वो है 10 लाख मिलीमीटर क्यूब। यानी हमें जो स्लाइसेस बनाने पड़ेंगे पूरे दिमाग को कैप्चर करने के लिए वो होंगे 250 करोड़। एक 300 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर 10 की पावर 80 पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स, उन सब की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके स्टोर कर सकता है। तो प्रपोज किया गया कि हमारे दिमाग के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स नाम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जो कि इस क्वांटम सुपरपोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी तक हमारे पास हाईली एफिशिएंट और रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a physicist साइंटिस्ट, और आज हम इंसानी दिमाग की क्वांटम कंप्यूटर के अंदर कॉपी बनाने वाली बात की तह तक जाने वाले हैं। दोस्तों, 1 मिलीमीटर क्यूब का ब्रेन टिश्यू का सैंपल लिया जाता है जिसके 25,000 स्लाइस किए जाते हैं। ऑटोमेटिक माइक्रोस्कोप के थ्रू महीनों तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसकी 10 करोड़ फोटो खींची जाती हैं जो कि 20 लाख जीबी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। तो पता चलता है कि उस 1 मिलीमीटर क्यूब के सैंपल में 1 लाख न्यूरॉन हैं और उन 1 लाख न्यूरॉन्स के 100 करोड़ कनेक्शंस हैं। ये सारा रिसर्च वर्क अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में किया है और इसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। लेकिन ये सारा काम किया गया था एक चूहे के दिमाग की टिश्यू पे। इंसान का जो दिमाग है उसका टोटल वॉल्यूम जो है दोस्तों वो है तकरीबन 10 लाख मिलीमीटर क्यूब। यानी हमें जो स्लाइसेस बनाने पड़ेंगे पूरे दिमाग को कैप्चर करने के लिए वो होंगे तकरीबन 250 करोड़। यानी उस पूरे प्रोसेस को होने के लिए सालों साल लग जाएंगे। मेमोरी कितनी चाहिएगी उसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ दिमाग का स्कैन नहीं करना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि इंसानी दिमाग के अंदर कितने न्यूरॉन हैं। इंसानी दिमाग के अंदर दोस्तों माना जाता है 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और उन न्यूरॉन्स के आपस के 10 की पावर 15 कनेक्शंस हैं। यानी इस इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को along with the memories and experiences, वो जो सारी चीजें दिमाग के अंदर कैप्चर हुई है और द पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसको भी ले लिया जाए वो अलग से 20 लाख जीबी जगह चाहिए। इस सब को कैप्चर करने के लिए एक बार क्वांटम कंप्यूटर को साइड में भी रख दें, क्योंकि अभी तक हमारे पास हाईली एफिशिएंट और रिलायबल क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है। तो अगर हम अभी के पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करें तो एक ऐसी मशीन जिसका नाम भी द मशीन है अवेलेबल है, जहां पर हम 160 टीबी की मेमोरी स्पेस को डायरेक्ट रैम पे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं दिमाग की मैपिंग कर रहा हूं तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन रेडी चाहिए, तो मुझे एक ऐसे कंप्यूटर की जरूरत है जहां पर मैं दिमाग की मैपिंग करूंगा जो कि कंप्लीटली डायरेक्ट मेमोरी मशीन है। और ऐसी मशीन को बनाया गया, उसको नाम भी दिया गया द मशीन। और उसकी खास बात यह है कि यह जो मशीन बनाई गई इसको स्केल अप करके 10 की पावर 24 बाइट्स की स्पेस इसके अंदर क्रिएट करी जा सकती है। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, ये इतना बड़ा नंबर है कि आज की तारीख में जितने भी इंसान इस धरती पे हैं उन सबका मेडिकल रिकॉर्ड, उन सबका इंटरनेट डाटा, उन सबके गूगल के डेटा, फेसबुक के डेटा, सबको मिला लिया जाए और फिर भी उस मशीन पर रख दिया जाए तो भी हमें काफी फ्री स्पेस बच जाएगा। अब सवाल यह आता है दोस्तों, जो इंसानी दिमाग है उसके लिए हमें जो सैंपल्स करने पड़ रहे हैं, जो स्लाइसेस बनानी पड़ रही है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है, जो उसका पूरा प्रोसेस का टाइम फ्रेम है, अगर मान लो मेरे पास एक मशीन भी आ गई और मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम भी आ गई जो ये सब करने के लिए तैयार है, तो कुछ सवाल जो बच जाते हैं उसमें पहला सवाल यह है कि क्या हम सही में हमारे दिमाग की डिजिटल कॉपी बनाने के लिए अपने एग्जिस्टेंस को फॉरगो कर देंगे? क्यों? क्योंकि अगर मेरे दिमाग के 100 करोड़ स्लाइसेस काटे गए हैं तो क्या उनको वापस स्टिच करके फिर से मुझे जान दे दी जाएगी? यह बायोलॉजी के परे की बात है। लेकिन मान लो मुझे एक ऐसा सैंपल मिल जाता है जो कि हाँ कर देता है कि ठीक है, ये रहा सैंपल और आप इसके स्लाइसेस काट के मैपिंग कर दो। मेरे पास मशीन है, लोग हैं, टेक्नोलॉजी है और अब मेरे पास सैंपल भी है। मशीन से मैंने सैंपल कर डाले। तो दूसरा सवाल आता है, हम जब दिमाग को देखते हैं तो हम न्यूरॉन्स का काउंट बता सकते हैं,
उनका कनेक्शन बता सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेसेस न्यूरॉन के अंदर होते हैं उनको समझने के लिए हमें और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है, जितना डेटा अभी हमारे पास है, उसका और 1000 गुना डेटा हमें जब मिलेगा जब हम उन स्लाइसेस को फर्दर और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करेंगे। यानी समय भी और चाहिए, टेक्नोलॉजी भी और चाहिए, और हमें मेमोरी स्पेस भी और चाहिए। लेकिन मान लो इस टीडियस से टास्क को पूरी ह्यूमैनिटी मिलकर एक इंसानी दिमाग को पढ़ने के लिए इसमें लग जाती है और ये काम भी कर देती है। फिर भी एक और सवाल बचेगा, जो कि तीसरा सवाल है कि मान लीजिए आपने दिमाग के पूरे ढांचे को, उसकी पूरी वर्किंग को, सब कुछ मैप कर कर एक कंप्यूटर पे डाल दिया, उसकी मेमोरीज, उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, उनके क्या क्या कनेक्शंस हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या वो डिजिटल कॉपी वाला इंसान का दिमाग इंसानी दिमाग के जैसे काम करेगा? इंसानी दिमाग एक इनपुट और आउटपुट की मशीन नहीं है। हमारी आंखें कैमरा नहीं है, हमारे कान सिर्फ माइक्रोफोन नहीं है, और हमारी स्किन कोई सिर्फ प्रेशर सेंसर नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू बी अलाइव, जो कि हम कभी भी कंप्यूटर के अंदर दिमाग को मैप कर कर उसको एग्जैक्टली मिमिक नहीं कर सकते। आप कहेंगे ठीक है ना, तो उसको ह्यूमनॉइड में डाल दो। आफ्टर ऑल सारी इंफॉर्मेशन आप सर्वर पे अपलोड करेंगे और एक रोबोट में डाल देंगे तो उसके पास दिमाग आ गया। सब कुछ भी कर लेंगे दोस्तों, तो भी ह्यूमन टच नहीं ला पाएंगे। लेकिन इंसानी दिमाग को कंप्यूटर पे डालने की, इंसानी दिमाग को क्वांटम से रिलेट करने की, ये जो रिसर्च की फील्ड है ये बहुत पुरानी है। अब यहीं पे हम एक दूसरे एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, जहां पर इंसानी दिमाग को रिलेट करा गया क्वांटम कंप्यूटर से। बात 1990s की है। स्टीफन हॉकिंग साहब के बड़े ही प्रिय मित्र रोजर पेनरोज, जिनको रिसेंटली नोबेल प्राइज भी मिला और जिनने ब्लैक होल डायनामिक्स के ऊपर, ब्लैक होल फिजिक्स के ऊपर खूब ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है, उनने कुछ किताबें लिखी थी, कुछ वर्क पब्लिश हुआ था उनका, जहां पर उनने यह क्लेम किया था कि एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर हमारा दिमाग क्वांटम रूल्स को यूज करता है और उसकी वर्किंग को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम कोहेरेंस, सुपरपोजिशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही बात होती है दोस्तों क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट की, तो मन में एक आशा जगती है, अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्योरली क्वांटम स्टफ लग रहा है, और मेरे पास एक क्वांटम कंप्यूटर है जिसमें भी क्वांटम स्टफ लग रहा है, तो हो सकता है ना कि कोई इजी तरीका हो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने का। अब दोस्तों यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो थ्योरी दी गई, जिसपे सारी बातें हुई, इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो हम हमारे दिमाग को अगर क्वांटम सिस्टम के जैसे देखें तो हमें चाहिए क्यूबिट। तो प्रपोज किया गया कि हमारे दिमाग के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स नाम के कुछ कंपोनेंट होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जो कि इस क्वांटम सुपरपोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन या उनके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स की रिंग्स होती हैं, जो कि क्यूबिट के जैसे मदद करती हैं और एंटेंगल्ड और कोहेरेंस देती हैं। चलो एक बार के लिए मान भी लिया, लेकिन जब मैं बात करता हूं क्वांटम कंप्यूटर्स की और क्यूबिट्स की, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। जब मैं बात करता हूं क्यूबिट्स की, तो उनको बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उनको कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। तभी तो जो साइकामोर और बाकी क्वांटम प्रोसेसर्स हैं उनको क्रायो के अंदर रखा जाता है और उनको पूरे आजू बाजू की विसिनिटी में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और दूसरे डिस्टर्बेंसेस हैं उन नॉइजेस से बचा के रखा जाता है। लेकिन इंसानी दिमाग जो है दोस्तों, इसके ऊपर तो फ्लूइड है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आयंस हैं, और इसमें तो कभी भी चोट लग सकती है। यानी जितने भी फिनोमेना हमारे दिमाग के साथ हो रहे हैं कि यहां पर क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम कोहेरेंस इम्पॉसिबल है। लेकिन मान लो कि चलो मान लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सेटअप हमारे दिमाग के अंदर है, उन माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर, जो कि यह सब करवा देता है। लेकिन दोस्तों माइक्रोफिब्रिल्स कुछ अलग नहीं है। माइक्रोफिब्रिल्स तो सीलिया और फ्लैजेला, मेरे बायोलॉजी वाले दोस्त अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स में भी होते हैं। रेदर प्लांट और एनिमल स्पीशीज के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स कुछ नया नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शनली कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ न्यूरॉन्स में मिलते हों, जहां पर वो क्यूबिट के जैसे वर्क करते हों। और अगर वो ऐसा है तो बाकी सेटअप में क्यूबिट के जैसे वर्क क्यों नहीं करते?
चलो मान लो हम इसको भी सच मान लेते हैं कि ठीक है, बायोलॉजिकल सेटअप ऐसा है जहां पर वो पर्टिकुलर माइक्रोफिब्रिल्स जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, दे एक्ट एज क्यूबिट्स। इंसानी शरीर का जो टेम्परेचर है वही तो टेम्परेचर हमारे दिमाग का है। तो आप एक साइड तो कहते हैं कि क्यूबिट्स को अगर सुपर पोजिशन में रखना है, उनके कोहेरेंस टाइम को बढ़ाना है, उनकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो उसे क्रायो में रखना होता है। लेकिन चलो मान लो इसको भी हम बाईपास कर देते हैं, तो दूसरा सवाल आ जाता है कि जिस रेस्पॉन्स टाइम की हम बात कर रहे हैं फॉर द ह्यूमन ब्रेन, और जो रेस्पॉन्स टाइम है कोहेरेंस का क्यूबिट के लिए, उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। 1 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन के अंदर हम पूरे न्यूरल रेस्पॉन्स को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन कोहेरेंस की बात करें तो कोई भी नॉर्मल कोहेरेंस का समय जो हमें मिल रहा है वो एट द बेस्ट 10⁻⁷ सेकेंड का है। तो देयर इज अ बिग गैप कि समय के साथ जो क्यूबिट एक साथ सुपर पोजिशन में होंगी, कोहेरेंस में होंगी, जो कि क्वांटम सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, वो तो यहां पर मिस हो गया। लेकिन चलो इसको भी अगर हम मान लेते हैं तो भी एक और बड़ा सवाल जो हमारे सामने आगे खड़ा हो जाता है वो यह है कि जब किसी क्यूबिट में एरर आता है या जब उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश की जाती है तो वहां पर पूरा का पूरा रेस्पॉन्स और सुपरपोजिशन जो है वो कोलैप्स कर जाता है। और वो जब वो कोलैप्स कर जाता है तो क्यूबिट्स अपनी स्टेट में नहीं रहती हैं। इन दैट केस अगर मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ हुई तो क्या मेरे दिमाग की उस गड़बड़ को सही करने के लिए, यानी कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर मेरे दिमाग में आ गई है और कुछ एरर क्रिएट हो गया है, तो क्या उसको सही करने के लिए एक पैरेलल ब्रेन का मैकेनिज्म चलेगा जो कि क्रॉस चेक करता रहेगा कि एरर तो नहीं आ गया। लेकिन दोस्तों क्यूबिट के केस में एरर को मिटिगेट करना बहुत बड़ा और बहुत टीडियस टास्क है। तो कुल मिलाकर अभी तक कोई ऐसा ठोस हमारे पास प्रमाण नहीं है जहां पर हम यह कह सकें कि इंसानी दिमाग जो है वो क्वांटम कंप्यूटर के जैसे काम करता है। हाँ, रिसेंटली कुछ ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर स्पिन और नो स्पिन के केसेस जब लिए गए, जैसे जेनॉन का एग्जांपल लें तो जेनॉन की अगर विदाउट स्पिन और जेनॉन की हाफ स्पिन की अगर प्रॉपर्टी इंसानी दिमाग के साथ चेक करी जाए तो इट वाज फाउंड कि रेस्पॉन्सेस अलग होते हैं। रिसेंट रिसर्च ने ऐसा भी करके देखा कि जब उनने बोला कि अगर एक क्वांटम सिस्टम किसी दूसरे क्वांटम सिस्टम के या किसी अननोन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है तो क्वांटम से इंटरेक्ट करता है। और इस बेसिस को लेके जब रिसर्च करी गई तो दे फाउंड आउट कि यस, कुछ क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स जो थे वो इंसान की हार्ट बीट के साथ कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन दिखा रहे थे। लेकिन दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, हार्ट बीट के साथ सिंक्रोनाइजेशन दिखाना या फिर स्पिन और हाफ स्पिन या विदाउट स्पिन पार्टिकल्स का रेस्पॉन्स में कुछ चेंज लाना, चाहे वो जेनॉन के केस में हो या क्लोराइड आयन के केस में हो, उन सभी को हम एक्यूमुलेट करके यह नहीं कह सकते कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स वाला और 20 लाख जीबी की मेमोरी को रिकॉर्ड करने वाला और 10⁻14 क्रॉस कनेक्शंस वाला ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक क्वांटम कंप्यूटर है। लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है इसके बारे में अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।